चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। ठीक है, अगर आपने पार्ट 3 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है तो आप वहां से भी इसको पूरी तरह से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक दृष्टिकोण, यानी पार्ट 3 में जो हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक दृष्टिकोण लास्ट में कंप्लीट किए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि नियम की मान्यताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियम की मान्यताएं। ठीक है, यानी कि एजम्पशन ऑफ लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नियम की मान्यताएं क्या होती है? तो इस नियम यानी कि कौन सी नियम? तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले में ही बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने उत्पादन के दो नियम पढ़े थे, एक साधन के प्रतिफल और दूसरा पैमाने के प्रतिफल, यानी अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम और दूसरा दीर्घकाल में पैमाने का प्रतिफल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्पकाल में क्या होता है? तो ये अल्पकाल की नियम की मान्यताएं हैं। तो अल्पकाल के नियम में क्या क्या मान्यताएं होती है? तो अल्पकाल के नियम में मान्यताएं होती है कि उसमें एक साधन स्थिर होनी चाहिए और एक साधन क्या होनी चाहिए? परिवर्तनशील होनी चाहिए उत्पत्ति के। ठीक है, और दूसरा क्या है कि परिवर्तनशील साधन समस्त इकाइयां समरूप होनी चाहिए। जो परिवर्तनशील साधन की जो इकाइयों को प्रयोग करेंगे वो समरूप होनी चाहिए। जैसे हम लोग लेबर लगाते हैं तो वो समरूप होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेबर मशीन को लगा दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो तकनीक होता है, जो टेक्नोलॉजी होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थिर साधन अविभाज्य होता है। स्थिर साधन को हम लोग बांट नहीं सकते हैं। विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। जो उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वो स्थानापन्न नहीं होते हैं। ठीक है, स्थानापन्न नहीं होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से स्थिर साधन सीमित एवं दुर्लभ होते हैं। जो स्थिर साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और दुर्लभ होते हैं। ठीक है, उसे तुरंत में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अब इस नियम की व्याख्या करते हैं। जो उत्पादन की तीन अवस्थाएं हैं, उत्पादन की तीन अवस्थाएं हैं, तालिका 6 में परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीनों अवस्थाओं को दर्शाया गया है। यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तालिका में, यही तालिका आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। यहां आप देखिए कि यहां क्या क्या है, उसको आप पहले देखिए। ठीक है, यहां आप देखिए एक स्थिर साधन है। क्या है? एक स्थिर साधन है। एक स्थिर साधन है, जैसे ये स्थिर है। ठीक है, स्थिर साधन को हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किसमें? तो अल्पकाल में। ठीक है, अल्पकाल में स्थिर साधन को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो स्थिर साधन है उसमें हम लोग जितना चाहे उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भूमि है मान लेते हैं, और एक परिवर्तनशील साधन जिसको लेबर मान लेते हैं। ठीक है, लेबर जो है प्रति इकाई हमारा क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। उसके बाद टोटल उत्पादन है, यानी कि कुल उत्पादकता है। जैसे जैसे हम लोग लेबर बढ़ाएंगे हमारा उत्पादन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लेबर उपयोग करेंगे तो घटता भी तो जाएगा उत्पादन। ठीक है, ये भी आपको मान के चलना होगा। उसके बाद हमारा औसत उत्पादकता है। जब हम लोगों ने स्थिर साधन और परिवर्तनशील हम लोगों को पता चल चुकी है तो कुल उत्पादन में हमारा पता चल गया। ठीक है, अगर कुल उत्पादन अगर हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एपी तो आसानी से निकल जाएगी। अगर एपी हम लोगों को नहीं भी पता है तो आप एग्जाम में एपी अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको अपने मन से ले सकते हैं, आप इसे याद भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एपी और एमपी तो आसानी से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास, टीपी इज इक्वल टू क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया था टीपी बाई क्या? एल, जो कि परिवर्तनशील साधन को दिखाता है एल। ठीक है, और यहाँ टोटल वेरिएबल फैक्टर को दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर टोटल प्रोडक्ट को 1 से अगर डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर 16 को 2 से भाग दिया जाए तो 8 आएगा। 30 को 3 से भाग दिया जाए तो 10 आएगा। ठीक है, 40 को 4 से तो 10, 45 को 5 से तो 9, 48 को 6 से तो 8, ठीक है, 48 को 7 से तो 6.8। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए उसके बाद हम लोग सीमांत उत्पाद भी आराम से निकाल सकते हैं। तो सीमांत उत्पादकता कैसे निकालेंगे? तो एमपी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इसको आप जोड़ते जाइए। सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि नहीं? तो हमारा एमपी आ जाएगा। तो आप टोटल प्रोडक्ट जोड़ते जाइए। ठीक है, 6 है, ठीक है, 6 है। एक मिनट फ्रेंड, जोड़ते नहीं। ठीक है फ्रेंड, मैंने बताया था एमपी का एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, एमपी, एमपी इज इक्वल टू क्या बताया था? टीपी, टीपी एन माइनस क्या बताया था? टीपी एन माइनस 1। ठीक है, यही फॉर्मूला था। टीपी
एन माइनस टी पी एन, तो टी पी एन माइनस वन यानी एन में से इससे 16 में से 6 माइनस करना है, ठीक है। 16 में से 6 माइनस करना है, फिर 30 में से 16 माइनस करना है, फिर 40 में से 30 माइनस करना है, फिर 45 में से 40 माइनस करना है, और 48 में से 45, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर को माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा एम पी निकल जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी, ठीक है। यहाँ आप देखिए 6 से ऊपर क्या होता है, 0 है। अगर 6 को 0 से माइनस करें तो 6 ही आएगा, और 16 में 6 घटाएं तो 10 आएगा, 30 में 16 घटाएं तो 14 आएगा, 40 में 30 घटाएं तो 10 आएगा, 45 में 40 घटाएं तो 5 आएगा, और 48 में 45 घटाएं तो 3 आएगा, ठीक है। और 48 में 48 घटाएं तो 0 आएगा। फिर 44 में माइनस 48 करेंगे तो -4 आएगा, और 38 में माइनस 44 करेंगे तो -6 आएगा। तो एपी और एमपी निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें स्टेज में बांटा गया है, इसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। मैंने इससे पहले ही बताया था कि उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल, तो उसी का नियम यहाँ लागू होता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आरंभ में क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। बढ़ता हुआ होता है, फिर ये घटने लगता है, घटने के बाद ये 0 हो जाता है, फिर ये नेगेटिव में हो जाता है। ये भी उसी तरह से फर्स्ट में बढ़ता हुआ होता है, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे कम होता है, लेकिन ये 0 नहीं होता है। औसत उत्पादकता जो है कभी शून्य नहीं होता है, ठीक है। मैंने ये भी आपको बताया था। और यहाँ भी आप देखिए कि बढ़ता हुआ है, घटते क्रम में बढ़ रहा है, ठीक है, घटते क्रम में बढ़ रहा है। जैसे फर्स्ट में 10 बढ़ा, तो फिर 10 कि 16 के बाद तो 32 होनी चाहिए, तो 32 नहीं हुआ, 10 ही बढ़नी चाहिए ना, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। तो ये घटते क्रम में बढ़ रही है, फिर ये घटने के बाद एक बार स्थिर हो जाती है, ठीक है। जो अधिकतम में 7 में, अधिकतम के बाद क्या होता है, ये घटने लगता है, ठीक है, और लेबर बढ़ाने से बढ़ता ही है, ठीक है। अब इसको स्टेज में किस तरह से बांटा गया है, तो इसको 3 स्टेज में बांटा गया है, ठीक है। इसको 3 स्टेज में बांटा गया है। उत्पादन की पहली अवस्था जिसको फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। एक हमारा मोड़ का बिंदु है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। दूसरा उत्पादन की दूसरी अवस्था है, और उत्पादन की तीसरी अवस्था है। तो उत्पादन की प्रथम अवस्था कहाँ तक है, तो उत्पादन की प्रथम अवस्था 1 से लेकर 3 तक आपको देखने को मिलेगा, उत्पादन की प्रथम अवस्था, और इसी को हमको मोड़ का बिंदु भी कहते हैं। जब ये अधिकतम है एमपी, ठीक है, तो फिर ये कम होने लगता है इधर, तो यहाँ से हमारा द्वितीय अवस्था कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, 3 तक, 0 तक मान लीजिए, ठीक है। और फिर ये थर्ड अवस्था आएगा मेरा इधर, तीसरी अवस्था। तो इस तरह से स्टेज में बांटा गया है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिएगा कि मैं आपको चित्र में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जितना कुछ भी बोल रहा हूँ वो सभी कुछ नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। मैं एक बार उसको पढ़ भी दूंगा। आप यहाँ देखिए कि ये घटते क्रम में बढ़ रहा है। मैंने बताया कि टोटल उत्पादकता जो है घटते क्रम में बढ़ रहा है। जैसे 16 के बाद ये 10 बढ़ गया, यानी 16, 6 के बाद 16 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। तो फिर से 10 की वृद्धि होनी चाहिए ना, तो फिर से 10 की वृद्धि होनी चाहिए। तो 10 की वृद्धि कहाँ हुई, ये 10 की वृद्धि कहाँ हुई, तो कितनी की वृद्धि हुई, तो 14 की वृद्धि हुई। क्या, नहीं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि ये 6 के बाद 10 बढ़ा, ठीक है, 10 के बाद कितना, 14 बढ़ा, 14 के बाद फिर 10 बढ़ा, यानी ये आरंभ में क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर इसका गति थोड़ी धीमी हो जाती है, फिर ये थोड़ा कम होने लगती है, ठीक है। यहाँ से हमारा घटती हुई दर से बढ़ती है, ठीक है। एक बार बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, फिर घटती हुई दर से बढ़ती है, ठीक है। एक समय स्थिर होने के बाद ये फिर घटती हुई दर से बढ़ती है, आरंभ में बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेबर लगाते हैं तो हमारा उत्पादन 6 होता है, जब सेकंड लगाते हैं तो उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया, जब तीसरा किए तो ये उत्पादन बढ़ता ही गया, जब चौथा किए तो थोड़ा कम उत्पादन होने लगा। मतलब अब यहाँ से क्या हो रही है, घटती दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। डायग्राम जो है चित्र के हिसाब से डायग्राम बनती है, ठीक है, चित्र के हिसाब से ही डायग्राम बनाई जाती है। तो उपयुक्त तालिका में परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं स्पष्ट की गई। पहला, उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, ठीक है। तो यहां आप देखिए कि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन के साथ साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयां प्रयोग में बढ़ाई जाती है, हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। हमें उत्पादन क्या होता है, स्थिर साधन को जैसे जैसे बढ़ाते हैं हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। जिसका प्रमुख कारण है कि परिवर्तनशील साधन बढ़ने पर स्थिर साधनों का पूर्ण विदोहन, यानी जो स्थिर साधन है उसकी पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होने लगती है, संभव हो पाता है। इसी कारण आरंभ में कुल उत्पादकता, औसत उत्पादकता तथा सीमांत उत्पादकता तीनों बढ़ते हुए होते हैं। आरंभ में क्या होते हैं, कुल उत्पादकता, टोटल उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता तीनों बढ़ते हुए होते हैं, ठीक है, तीनों बढ़ता है आरंभ में। प्रथम अवस्था में 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सीमांत उत्पादकता तथा औसत उत्पादकता बढ़ती है। प्रथम भाग में क्या होती है, सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता बढ़ती है। परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई पर
परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई, परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई पर, ठीक है, परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई पर आप यहाँ देखिएगा, तीसरी इकाई पर सीमांत उत्पादकता एमपी, सीमांत उत्पादकता एमपी अधिकतम है, ठीक है, 14 था, एमपी क्या था 14 था, लेकिन एपी कितना था 10 था शायद, ठीक है। तो चौथी इकाई पर, चौथी इकाई के लिए सीमांत उत्पादकता घट रही है। अब चौथी इकाई में सीमांत उत्पादकता क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, 14 के बाद तब घटने लगती है चौथी इकाई के बाद, किंतु औसत उत्पादकता एपी बढ़ती ही रहती है। लेकिन औसत उत्पादकता जो होती है वो क्या होती है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होती है, बढ़ती है। प्रथम अवस्था के प्रारंभिक भाग में, प्रथम अवस्था के प्रारंभिक भाग में सीमांत उत्पादकता तथा औसत उत्पादकता दोनों बढ़ते हैं। द्वितीय चरण में सीमांत उत्पादकता घटते हुए होती है होने पर, और औसत उत्पादकता एपी बढ़ती है। उत्पादन की पहली अवस्था, उत्पादन की जो पहली अवस्था में प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच बिंदु को क्या कहते हैं, मोड़ का बिंदु। जो प्रथम अवस्था द्वितीय चरण की अवस्था में जो 14 नंबर में था एमपी, वो क्या है, मोड़ का बिंदु है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। प्रथम अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहां औसत उत्पादकता एपी अधिकतम होती है। जहां औसत उत्पादकता एपी अधिकतम होता है वहां उसका क्या होता है, समापन हो जाता है, हो जाए। प्रथम अवस्था में आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक औसत उत्पादकता निरंतर बढ़ती हुई है। इसलिए इस अवस्था को बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था अथवा उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल में भी मैंने आपको यही समझाया था, ठीक है। घटते प्रतिफल की अवस्था, द्वितीय अवस्था में औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों घट रहे हैं। इस अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। जहां मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है, वहां इसका अंत हो जाता है। इस अवस्था में कुल उत्पादन भी बढ़ता है। कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ता ही रहता है, किंतु घटती दर से बढ़ता है। यहीं से वो क्या होता है, घटना आरंभ करता है, बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में सीमांत उत्पादन घट रही है किंतु धनात्मक है, सीमांत उत्पादकता घट रहा है लेकिन अभी धनात्मक है, जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। इस अवस्था में औसत उत्पादकता एपी, ठीक है, घटता हुआ होने के कारण इस अवस्था को घटते औसत उत्पादन की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा था, घटते औसत उत्पादन भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा जो है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। उत्पादन की इस तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद एमपी शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक हो जाता है, शून्य से भी कम हो जाता है, यानी ऋणात्मक होने लगता है, -4 -6 था, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसमें सीमांत उत्पादकता के ऋणात्मक हो जाने के कारण कुल उत्पादकता घटने लगती है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव होने लगता है, तो टोटल उत्पादकता क्या होने लगती है, घटने लगती है। घटती हुई कुल उत्पादकता घटने लगती है, घटती हुई कुल उत्पादकता तथा ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता, ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता के कारण इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अब चित्र द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, चित्र द्वारा निरूपण करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या था, फर्स्ट स्टेज में जो है ON मात्रा तक, फर्स्ट स्टेज कहाँ तक है, ON मात्रा तक है, ठीक है। अब ये ON मात्रा क्या है, ठीक है, ये आपको समझनी होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। स्टेज 2 में जो है परिवर्तनशील साधन NS मात्रा के बीच है, फिर स्टेज 3 में परिवर्तनशील साधन की OS मात्रा के बाद है, ठीक है। ये आपको चित्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए चित्र में कि ON मात्रा तक, ठीक है, O से ON मात्रा तक, फिर O से S मात्रा तक, ठीक है, ये है, ये इसी चीज़ को कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग ऊपर आते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ON तक मात्रा तक ये साधन क्या है, परिवर्तनशील है, और NS मात्रा के बीच में है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में NS मात्रा के बीच है, और थर्ड अवस्था में क्या है, OS मात्रा तक है, ठीक है, OS मात्रा तक है के बाद, OS मात्रा के बाद को क्या कहता है, तीसरा स्टेज कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, चित्र में परिवर्तनशील अनुपात का नियम प्रदर्शित किया गया है। अन्य साधनों के स्थिर रहते हुए एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, के फलस्वरूप हुए उत्पादन की 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। इसको भी, अब चित्र को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है। तो चित्र को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहले चित्र समझ लेते, फिर इसको चित्र को भी मैं अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देखिए,
चित्र को आप आराम से समझिए, ठीक है फ्रेंड। अगर चित्र को समझ लिए तो इन तीनों का व्याख्या करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एपी और एमपी, एपी और एमपी का लाइन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। देखिए आप, एपी और एमपी, तो प्रथम अवस्था मैंने कहाँ तक बताया था कि ओ से एन तक, फिर ओ से एस के बीच, ठीक है, फिर ये थर्ड अवस्था के बाद ओ से एस के इधर क्या है, थर्ड अवस्था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए आप, प्रथम स्टेज इधर का, ठीक है, और इधर का सेकेंड स्टेज, और ये हमारा क्या है, इधर का थर्ड स्टेज, ठीक है। ये चित्र आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर ही हमारा क्या है, लास्ट में 14 था, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी मोड़ का बिंदु है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जब सीमांत उत्पादकता शून्य होता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या था, अधिकतम था, है कि नहीं। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, अधिकतम है। अब यहाँ आप देखिए, ये हमारा एपी है, ये हमारा एमपी है, और ये हमारा टीपी है, ठीक है। इधर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, इधर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, और यहाँ जो हम लोगों ने लिया है एपी और एमपी को लिया है, ठीक है, और यहाँ हम लोगों ने टीपी को लिया है, ठीक है। अब यहाँ फिर से आप देखिए कि यहाँ जो है हम लोगों ने मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, यहाँ तक 6 आया था, ठीक है। फिर कितना कितना आया था फ्रेंड, ठीक है, आप चित्र में देख लीजिएगा, मैं आपको अपने समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ इस तरह से जितना भी परिवर्तनशील साधन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके यहाँ लिया गया। अब यहाँ जितना एक लिया है उसी के नीचे हम लोगों को फिर उसी को लेना है, ठीक है। इधर हम लोगों ने परिवर्तनशील जो लिया था श्रम, उसको लेना है, ठीक है। आप कैसे बना सकते हैं एग्जैक्ट वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को देखना है टीपी, टीपी मेरा अधिकतम कहाँ तक था, अधिकतम जाने के बाद वो नेगेटिव, या फिर नेगेटिव तो नहीं हुआ था लेकिन वो कम होने लगा था, ठीक है। तो अधिकतम जो गया था उसको हम लोगों को हिसाब से करके यहाँ लेना है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 तक लेना है, ठीक है। और यहाँ एपी और एमपी में अधिकतम क्या है, वो अधिकतम को हम लोग यहाँ ले लेना है, ठीक है। जो अधिकतम गया होगा 14 तक गया था, ठीक है, तो 14 तक हम लोगों को ले लेना है, जैसे 2 4 6 करके ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि टीपी को देखना है, ठीक है, कि टीपी 6 नंबर में कितना नंबर में आया था, इस तरह से लेना है, 2 में कितना आया था, उस तरह से हम लोगों को लेते जाना है। टीपी कितना कितना नंबर में, ये कितने साधन को परिवर्तन करे कितना आया, ठीक है। और फिर एपी और एमपी को लेते जाना है, एक बार एपी को लेना है कि कितने नंबर में कितना आया, ठीक है। तो एपी हमारा मिलते जाएगा, ठीक है, एपी इस तरह से गया है, और फिर एक बार एमपी को लेते जाना है इस तरह से, एपी भी हमारा मिल जाएगा, इसको मिला देना है, ठीक है, मिला देना है। अब यहाँ फिर से देखिए कि यहाँ आप देख सकते हैं कि टीपी, टीपी क्या है, तो टीपी है जो वो बहुत तेज़ी से आरंभ में बढ़ता है, आरंभ में क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, एफ तक क्या हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ा, ओ से एफ तक बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। उसके बाद एफ से के तक उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई, ठीक है, गति धीमी हो गई यहाँ से। फिर यहाँ से टी तक जो है, टी तक गया, और टी में जाने के बाद वो क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी 10 था तो 10 10 2 बार आया, ठीक है। उसके बाद ये घटने लगा, ठीक है। अब उसी तरह से आप यहाँ देखिए एमपी को, एमपी और एपी को देखिए, एमपी जो है अधिक तेज़ी से बढ़ता है, किससे, एपी से। एपी कम तेज़ी से बढ़ता है, बट एमपी जो है बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ता है। और फिर क्या होता है, एपी तो बढ़ता हुआ होता है लेकिन एमपी धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है, एमपी घटने लगता है, और एक बार ये दोनों बराबर में आ जाते हैं, ठीक है। फिर एमपी जो है बहुत तेज़ी से घटने लगता है, जिस तेज़ी से वो बढ़ा उसी तेज़ी से घटने लगता है, लेकिन एमपी जो है, एपी जो है वो थोड़ी कम तेज़ी से घटता है, और एपी जीरो तो नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। अब यहाँ आप फिर से देख सकते हैं कि जब एमपी अधिकतम होता है, पी बिंदु पर होता है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट भी क्या होता है, अधिकतम होती है, ठीक है। यानी कि इसके बढ़ने की गति जो है यहीं पर, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एमपी था हमारा 14 था, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आप यहाँ देखिए कि जब एमपी जब शून्य होता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब ये मैंने जो आपको बताया, ठीक है, उसी को अब हम लोगों ने एक बार पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए प्रथम अवस्था, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं प्रथम अवस्था को। चित्र में यह अवस्था परिवर्तनशील साधन ON मात्रा तक प्रदर्शित की गई है, ठीक है। चित्र में ON मात्रा तक क्या की गई, परिवर्तनशील मात्रा को तक प्रदर्शित की गई है। इस अवस्था में समापन बिंदु पर सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता परस्पर बराबर हो जाती है। उस बिंदु पर क्या होती है, जब मैंने बताया था कि जब ये एमपी जो है बढ़ता है फिर इस तरह से घटता है, और औसत उत्पादकता एपी जो है इस तरह से घटता है, तो ये दोनों क्या है, आपस में मिलती है, ठीक है। यहाँ देखने बोल रहा है बिंदु क्यू पर, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अवस्था में औसत उत्पादकता, इस अवस्था में औसत उत्पादकता
निरंतर बढ़ती रहती है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, ठीक है। और सीमांत उत्पादकता धनात्मक एवं औसत उत्पादकता से अधिक होती है। दोनों बढ़ता है, लेकिन एमपी जो है अधिक तेजी से बढ़ता है औसत उत्पादकता की तुलना में, जिसके कारण कुल उत्पादकता तीव्र गति से बढ़ती है, जिसके कारण एपी तो एम टोटल प्रोडक्ट जो है अधिक तेजी से बढ़ता है। इस अवस्था में बढ़ते प्रतिफल मिलने का मुख्य कारण यह है कि आरंभ में परिवर्तनशील साधनों की कम मात्रा स्थिर साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाती, स्थिर साधनों का पूरी तरह से विदोहन नहीं हो पाता, इसलिए बहुत अधिक तेजी से प्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों के अतिरिक्त इकाइयां उत्पादन क्षेत्र में लगाई जाती है, वैसे वैसे स्थिर साधनों का प्रयोग होने के कारण कुल उत्पादन बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाइयां स्थिर साधनों की कार्यक्षमता में वृद्धि करती है, स्थिर जो साधन होती है उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करती है, ठीक है। आरंभ में स्थिर साधन अविभाज्य होने के कारण तकनीकी दृष्टि से कम मात्रा में प्रयोग नहीं किए जा सकते। इस प्रकार स्थिर साधन अविभाज्य होने के कारण कम परिवर्तनशील साधनों के साथ गहनता से प्रयुक्त नहीं हो पाता, इसलिए स्थिर साधनों के पूर्ण विदोहन के लिए परिवर्तनशील साधनों की मात्राओं में वृद्धि करनी पड़ती है, तथा यह साधन की मात्रा वृद्धि उत्पादन को बढ़ाती है। इसे ही बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है, ठीक है। जब पूरी तरह से इसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, जब साधन इसमें हम लोग लगाते हैं परिवर्तनशील साधन, तो इसका पूरी तरह से यूटिलाइज होने लगता है, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। वही चीज हम लोगों को कह रहा है, ठीक है। इसे ही बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। टीपी टोटल प्रोडक्ट बिंदु ओ से बिंदु के तक दिखाया गया है। वक्र ओके को दो भागों में बांटा जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रथम अवस्था को दो भागों में विभक्त किया गया। पहला ओ से एफ तक, ओ से एफ तक क्या था हमारा, ओ से एफ तक था, ठीक है। जैसे इस तरह से था तो उसको हम लोग मोड़ का बिंदु कहते थे, क्या कहते थे, तो मोड़ का बिंदु, ठीक है। एफ बिंदु को जो टोटल प्रोडक्शन में था। कुल उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है, कुल उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। क्योंकि बिंदु पी अथवा बिंदु एफ तक सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होती है, और इस समय भी सीमांत उत्पादकता बढ़ता हुआ होता है। बिंदु ओ से बिंदु एफ तक वक्र एक्स के प्रति कॉन्वेक्स होता है, वक्र एक्स के प्रति क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। बिंदु एफ से बिंदु के तक गमन, अब बिंदु एफ से बिंदु के तक, ठीक है। अब टोटल प्रोजेक्ट एफ से अब यहाँ के तक आते हैं, ठीक है। बिंदु एफ से के तक तो कुल उत्पादकता टीपी बढ़ता अवश्य है, किंतु घटती दर के साथ। अब इधर वो क्या होता है, घटती दर से बढ़ता है, लेकिन घटती दर से बढ़ने लगता है। इस अंतराल में सीमांत उत्पादकता एमपी घटती तो है। अब उस समय क्या होता है, जब सीमांत उत्पादकता अधिकतम के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। देखिए बिंदु पी से बिंदु क्यू तक धनात्मक है, बिंदु पी से बिंदु क्यू तक क्या है, क्यू से पी तक धनात्मक है। कि बिंदु एफ से बिंदु के मध्य टीपी वक्र एक्स अक्ष के लिए कॉनकेव है। जिस बिंदु पर सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है, देखें बिंदु पी को, उस बिंदु से संबंधित कुल उत्पादन का बिंदु एफ मोड़ का बिंदु कहलाता है। जब एमपी क्या है, अधिकतम है, तो टीपी क्या है, इसी को हम लोग कहा था मोड़ का बिंदु, ठीक है। जिसके बाद कुल उत्पादकता में वृद्धि घटती दर से होती है, ठीक है। अब ये मोड़ का बिंदु क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मोड़ का बिंदु वह बिंदु है जहां कुल उत्पादन वक्र की ढाल में परिवर्तन होता है। इस बिंदु तक टीपी में वृद्धि बढ़ती दर से होती है, ठीक है। अब बढ़ती दर से होने के बाद वो घटती दर से होने लगती है, उसी को हम लोग मोड़ का बिंदु कहते हैं। क्योंकि सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है, इस बिंदु के बाद एमपी घटने लगता है, किंतु धनात्मक रहता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण यहाँ कुछ कटा हुआ, जिसके कारण टीपी में वृद्धि तो होती है किंतु घटती दर से, ठीक है। ये थोड़ा सा कट गया, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। द्वितीय अवस्था में क्या बोल रहा है कि घटते प्रतिफल की अवस्था। अब यहां से क्या हो रहा है, घटते प्रतिफल की अवस्था उत्पन्न हो रही है। तो यह अवस्था चित्र में टीपी वक्र के बिंदु, चित्र में टीपी वक्र के बिंदु, ठीक है, टीपी, तो टीपी वक्र कहां था, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, जो ऊपर की साइड था, कि बिंदु के तथा बिंदु टी, तो के जो है के से स्टार्ट होता है सेकंड स्टेज, और टी में जाने के बाद वो मैक्सिमम हो जाता है, के मध्य प्रदर्शित की गई है, ठीक है, के से टी तक और एफ से के तक, ये ठीक, ये तो घटती प्रतिफल की यही अवस्था होती है, ठीक है। ओ से एफ तक इसका ये होता है। इस अवस्था में कुल उत्पादकता में वृद्धि तो अवश्य होती है, किंतु घटती दर से। इस अवस्था में सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता दोनों
घटती है, ठीक है। सीमांत उत्पादकता भी घटने लगती है और औसत उत्पादकता भी घटने लगती है। इस अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, ठीक है। इस सेकेंड स्टेज का अंत कहाँ होता है, जहां सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। बिंदु एस को आप देखिएगा, ठीक है, जहां मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, शून्य हो जाता है। आप चित्र को बना लीजिएगा सामने, ठीक है, या इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। जब सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तब कुल उत्पादकता अधिकतम होती है। जब सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तब कुल उत्पादकता क्या होती है, अधिकतम होता है। बिंदु टी को आप देखिए कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, अधिकतम होता है। यह अवस्था यह स्पष्ट करती है कि परिवर्तनशील साधन ओएस, परिवर्तनशील साधन ओएस, ठीक है, ओएस इकाइयां प्रयोग की जाए तो कुल उत्पादकता अधिकतम होती है, होगी, ठीक है। ओएस इकाई तक अगर प्रयोग करेंगे तो अधिकतम होगा, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। इस अवस्था के घटते प्रतिफल का चरण का कारण यह है कि अल्पकाल में स्थिर उत्पत्ति साधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है, यानी स्थिर साधनों को अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। जब स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधन की ओएन इकाइयों से अधिक का प्रयोग किया जाता है तो अति विदोहन के कारण आंतरिक हानियां उत्पन्न होती है, ठीक है। ये अपने आप हानियों का कारण बन जाते हैं, ठीक है। आंतरिक हानियां और बाह्य हानियां मैं इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। जिसके कारण सीमांत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता घटने के साथ शून्य तक पहुंच जाती है। घटने के साथ क्या होती है, शून्य तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में दी हुई स्थिर साधनों की मात्रा के साथ बढ़ती हुई होती है। बढ़ती हुई परिवर्तनशील साधनों की मात्रा का प्रयोग परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता को घटा देती है। तृतीय अवस्था में, जिसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में बिंदु टी के बाद कुल उत्पादन घटना आरंभ कर देता है, ठीक है। बिंदु टी मैक्सिमम होता है, उसके बाद क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। इस तरह से घटने लगता है। इसी तरह से हमारा चित्र था, ठीक है, ठीक है, घटने लगता है। परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है यदि बिंदु एस के बाद परिवर्तनशील साधन सीमांत, ठीक है, एक बार फिर से, अवस्था के बिंदु टी के बाद कुल उत्पादन घटना आरंभ कर देता है, क्योंकि बिंदु टी पर परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य है। यदि बिंदु एस के बाद परिवर्तनशील साधन की सीमांत या एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उसे अतिरिक्त इकाई की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है, जिसके कारण कुल उत्पादकता वक्र घटना आरंभ कर देता है, कुल उत्पादन घटने लगता है। इसलिए इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक हो जाती है। यह असंतुलित अनुपात परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता को ऋणात्मक कर देती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। और इस पीडीएफ का जो है डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाई जा रही है। कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे और भी वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। आप इसे देखने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। या आपके पास कोई अच्छी बुक है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उस बुक से ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि हम किस अवस्था में उत्पादन करें, तो आप किस अवस्था में उत्पादन करेंगे, आपको किस अवस्था में लाभप्रद होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंड अवस्था में जो है आपको लाभप्रद होगा, ठीक है। मैं इसको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ, ठीक है, पीडीएफ दिखा देता हूँ। आप इस पीडीएफ को बार बार डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 6 है, क्या है, चैप्टर नंबर 6 है। और इसमें हम लोगों को टोटल 15 चैप्टर पढ़नी है। कितनी चैप्टर पढ़नी है, 15 चैप्टर पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 6 है और ये हमारे चैप्टर का नाम है उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के पार्ट में बता दिया था, ठीक है। और ये हमारा 4th पार्ट है, ठीक है, वीडियो का 4th पार्ट है, ठीक है। 3rd पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए आप, ये आपका पीडीएफ है, ठीक है। आपको इसी को डिस्क्रिप्शन से एक ही बार डाउनलोड करना है और आपको 4-5 वीडियो पार्ट बाय पार्ट देखनी है और आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है और आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है।
चलिए आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।